बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग पॉइंट में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डेटाबेस, यानी डेटाबेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फ़ाइल सिस्टम को अच्छी तरह से इन डिटेल डिस्कस किया, उसकी खूबियों और ख़ामियों को देखा। हमने देखा कि फ़ाइल सिस्टम में डाटा किस तरह से स्टोर होता है, कैसे हम रिट्रीव करवा सकते हैं और क्या क्या फ़ाइल सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं। अब हम डेटाबेस सिस्टम को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस किसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ अ डेटाबेस? A database is a collection of logically related data sets or files. तो डेटाबेस कलेक्शन है। किस चीज़ की कलेक्शन है? ये डाटा सेट्स और फाइल्स की कलेक्शन है जो कि लॉजिकली एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। Each data set or files may contain different kinds of information. अब ये जो डाटा सेट या फाइल होगी, जिसे हम यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम को या रिलेशनल डेटाबेस को हम पढ़ेंगे। तो रिलेशनल डेटाबेस में ये जो फाइल या डाटा सेट होगा, हम उसे टेबल कहेंगे। तो जो एक टेबल है, एक डाटा सेट फाइल है, वो एक तरह की, एक टाइप की, एक किस्म की इंफॉर्मेशन जो है उसमें स्टोर की जाती है या उसमें रखी जाती है या वो कंटेन करता है। जो डेटाबेस की एग्जांपल्स हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी है, पर्सनल एड्रेस बुक है, डिक्शनरी है, ये सिंपल सी एग्जांपल्स हमने ली हैं। वरना डेटाबेसेस में बैंक डेटाबेस, स्कूल डेटाबेस, कॉलेज का डेटाबेस, यूनिवर्सिटी का डेटाबेस एंड सो ऑन, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस बनाए जा सकते हैं, उनके डेटाबेस सिस्टम बन सकते हैं। कंटेन डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, यानी ये जो डेटाबेस बनाए जाते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी एम्प्लॉय का डेटाबेस है तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रखेगा, स्टूडेंट्स का डेटाबेस है तो वो स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी, बैंक का डेटाबेस है तो बैंक से मुतालिक। तो डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉयज कंटेन डाटा ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। इसी तरह से डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट्स कंटेन डाटा ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा। तो जिस किस्म का डेटाबेस है वो उसी किस्म की इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। डेटाबेस क्रिएटेड एंड मेंटेन मैनुअली और कंप्यूटराइज्ड। देखें, अगर जो डाटा को स्टोर करने की, डाटे को महफूज करने की जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, उसमें जो मेथड, जो तरीक़ेकार, जो वे अडॉप्ट किया जा रहा है, अगर वो डेटाबेस वाला है तो अगर वो मैन्युअली भी वो काम किया जा रहा है तो हम उसे भी डेटाबेस कहेंगे। कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस तो होंगे ही होंगे। जैसे हमारा लाइब्रेरी सिस्टम है, हमारी लाइब्रेरीज हैं, अब तो मोस्टली लाइब्रेरीज कंप्यूटराइज हो चुकी हैं और उनमें डेटाबेसेस मौजूद हैं। लेकिन जो लाइब्रेरी के अंदर कैटलॉग बनाई जाती है वो भी मैनुअल डेटाबेस को रिकॉर्ड करने का, रखने का एक तरीका है। और कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस तो अब हर फील्ड के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये जो डेटाबेस है ये क्रिएट किया जाता है, ये बनाया जाता है, इसको मेंटेन रखा जाता है। कैसे? क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स,
ये जो डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। और वो जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं उन्हें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि डेटाबेस जिस प्रोग्राम के तहत, जिस सॉफ्टवेयर के जरिए से बनाया जाता है, उसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब ये बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। जो इंटर लेवल पर आईसीएस में पढ़ाया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो एमएस एक्सेस है, जो कि आइंदा आने वाले हमारे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें आप देखेंगे और उनमें आप उसको स्टडी करेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हम एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस की जो मेन डेफिनेशन थी वो हमने क्या की? अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स और फाइल्स। फिर हमने ये देखा कि ये जो डेटाबेस है इसको किस तरह से बनाया जाएगा, किस में बनाया जाएगा। तो उसके लिए हमने कहा जी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मैंने फिर मिसालें भी आपको दे दी, जैसे एमएस एक्सेस है, माईसीक्वल है, एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है। इसी तरह से और भी बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी मदद से डेटाबेस बनाए जाते हैं। जैसे अभी हमने बात की है जी कि डेटाबेस बैंक, अब बैंक के अंदर आपको पता है कि कस्टमर्स और कस्टमर के अकाउंट्स होते हैं। अब अकाउंट्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और इसी तरह से लोन लिए जाते हैं, गाड़ियों के लिए लोन, घर के लिए लोन, बिजनेस के लिए लोन। तो अब ये जो जितना भी डाटा है बैंक के कस्टमर्स का, बैंक उनको मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर उन्हें स्टोर करता है, लेकिन वो फाइल्स आपस में लॉजिकली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और वो डाटा सेविंग अकाउंट की शक्ल में, करंट अकाउंट की शक्ल में, ऑटोमोबाइल लोन की शक्ल में, पर्सनल लोन की शक्ल में, क्लाइंट इंफॉर्मेशन का जो क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा डाटा जो है बैंक डेटाबेस जब बनाया जाता है तो उसमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। ऐसे क्लाइंट कस्टमर डेटाबेस हैं, जैसे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसमें क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर किया जाता है, उसे रिट्रीव करवाया जा सकता है, उसे अपडेट करवाया जा सकता है। तो डेटाबेस में ना सिर्फ डाटा आप स्टोर करवाते हैं बल्कि उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस भी करते हैं। तो आइए, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस। अच्छा, एक बात को जहन में रखना है, डेटाबेस और चीज है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और चीज है। जैसे मैंने अभी बताया कि डेटाबेस तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा सेट्स फाइल्स हैं, या डाटा सेट्स हैं या फाइल्स हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो प्रोग्राम है जिसके जरिए से हम डेटाबेस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, अपडेट करते हैं एंड सो ऑन। तो डेटाबेस हमें क्या क्या सहूलियात मुहैया करता है, यानी डेटाबेस के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। पहली चीज, डेटाबेस में हम क्या कर सकते हैं, इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड्स। डेटाबेस में हम नया डाटा स्टोर करवा सकते हैं, नए रिकॉर्ड स्टोर हम करवा सकते हैं, उसमें नए रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। रिट्रीविंग रिकॉर्ड्स, डाटा हमने स्टोर कर लिया तो डेटाबेस से उस डाटा को एक्सेस भी किया जा सकता है, उसे हासिल भी किया जा सकता है, उसे रिट्रीव करवाया जा सकता है। डिलीटिंग रिकॉर्ड्स, अब अगर आप
आपने जो डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड स्टोर किए हैं, अगर आप किसी का डाटा आप डिलीट करना चाहते हैं तो डेटाबेस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सहूलत मुहैया करता है कि आप वहाँ से उस डाटे को डिलीट भी कर लें। अपडेटिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, देखिए आपने किसी का डाटा स्टोर किया है, अब आप उसमें अपडेशन चाहते हैं, मॉडिफिकेशन चाहते हैं, उसमें एडिटिंग चाहते हैं, तो डेटाबेस आपको ये सहूलत देता है कि आप ये काम कर सकें। एडिंग न्यू फाइल्स, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है। इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड्स और एडिंग न्यू फाइल्स, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। रिकॉर्ड तो फाइल के अंदर एक जो मज़ीद हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, ये उसके बारे में है। और एडिंग न्यू फाइल, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा, बैंक डेटाबेस के अंदर कि सेविंग अकाउंट था और करंट अकाउंट था। अगर बैंक ने अब क्या कोई नया अकाउंट इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो अब उसको से उसका नई जो अकाउंट है उससे मुतालिक जो डाटा स्टोर करना है उसके लिए एक नई फाइल बना दी जाती है, एक नया टेबल जनरेट कर दिया जाता है। तो डेटाबेस आपको ये सहूलत मुहैया करता है कि आप उसमें नया टेबल, नई फाइल आप उसमें बना सकते हैं, उसको भी आप डेटाबेस का हिस्सा और उसी डेटाबेस का हिस्सा बना सकते हैं। और ऐसे ही रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल्स, तो आपने कोई फाइल उसमें से रिमूव करनी हो तो आप उसे भी कर सकते हैं। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है डेटाबेस, फाइल सिस्टम की निस्बत बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो आप डेटाबेस में ये सारे काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस, देखें डेटाबेस को पढ़ने से पहले हमने फाइल सिस्टम को अच्छी तरह से स्टडी किया। फाइल सिस्टम के अंदर हमने ये 3 प्रॉब्लम देखे थे, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी और डाटा इंडिपेंडेंस। तो डेटाबेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स में और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, लेकिन उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स ये 3 थे कि ये 3 खामियां जो डेटाबेस जो फाइल सिस्टम के अंदर मौजूद थी उन्हें रिमूव किया जाए, उन्हें ख़त्म किया जाए। तो डेटाबेस बनाने का जो मेन मकासद थे, डेटाबेस बनाने का जो मेन पॉइंट्स थे वो ये 3 थे, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी और डाटा इंडिपेंडेंस। तो आइए वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। डाटा इंटीग्रेशन क्या चीज़ है? फाइल सिस्टम में जो फाइल बेस्ड सिस्टम था, हमने उसमें देखा था कि डाटा जो है हम जब उसको स्टोर करते हैं तो इन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल्स थी, तो हम उनको इंडिपेंडेंटली और सेपरेट फाइल्स के अंदर स्टोर करते थे। डिफिकल्ट टू स्टोर एंड एक्सेस डाटा टू एंड फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स। अब जब वो डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्टोर होता था तो उन डिफरेंट फाइल से डाटे को एक्सेस करना और स्टोर करना, ये दोनों काम जो है उन फाइल्स के ऊपर ज़रा मुश्किल थे, और ये सारा हम प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर चुके। डेटाबेस फाइल जो है गो के स्टोर, इनमें भी जो है हमने पीछे बात की है कि एक टाइप का डाटा हम एक फाइल में स्टोर करते हैं, जो फाइल जिसको हमने नाम दिया था टेबल का। लेकिन डेटाबेस में ये जो फाइल्स हैं, ये जो टेबल्स हैं, वो आपस में इंटीग्रेटेड है, आपस में लिंक्ड है, यानी लॉजिकली वो जो है हम उसको एक ही फाइल उसकी बना देते हैं। आप देखेंगे कि हम जो डेटाबेस की फाइल होगी हम उसको उसका एक ही नाम रखेंगे, जबकि उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स बने हुए होंगे। तो रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टेबल्स। अब वो जो डेटाबेस है उसके अंदर जो मल्टीपल टेबल्स हमने रखे हुए हैं,
जो कि मुख्तलिफ किस्म का डाटा कंटेन करते हैं, तो उन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बना दिए जाते हैं। अब अभी यहां पर आपने कंफ्यूज भी नहीं होना और परेशान भी नहीं होना। ये कैसे डेटाबेस बनाया जाता है ये इंशाल्लाह हमने प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखना है, और आइंदा आने वाले लेसन्स में हम प्रैक्टिकली डेटाबेस बनाएंगे और उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल भी बनाएंगे और हम केस स्टडी लेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन की और हम देखेंगे कि उसका डेटाबेस कैसे बनाया जाता है। मेक्स इजी टू रिट्रीव एंड अपडेट डाटा। ये जो डाटा इंटीग्रेशन है, जब हमने डाटा को आपस में इंटरलिंक कर दिया तो इससे डाटा रिट्रीव करवाना और उसको अपडेट करवाना आसान हो जाता है। तो डेटाबेस में ये जो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम था, डेटाबेस ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लॉजिकली डाटा इज सेंट्रलाइज्ड। देखें, डाटा जो है वो लॉजिकली एक ही जगह पर है, सेंट्रलाइज्ड है। फिजिकली वो हो सकता है कि डिफरेंट सर्वर्स पर पड़ा हुआ हो, डिफरेंट लोकेशंस पर पड़ा हुआ हो, लेकिन लॉजिकली वो जो है उनको हम एक लिंक उनका कर देते हैं, एक लिंक बना देते हैं। तो जो डिफरेंट सर्वर्स, डिफरेंट लोकेशंस या डिफरेंट और मे बी स्कैटर्ड ओवर डिफरेंट लोकेशंस कनेक्टेड थ्रू डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स। अब वो सर्वर्स पर पड़ा हुआ है तो सर्वर आपको पता है कि मुख्तलिफ लोकेशंस पर पड़े हुए होंगे। अब मुख्तलिफ लोकेशंस पर पड़ा हुआ है तो लाजिम बात है उन लोकेशंस को आपस में, उन लोकेशन से डाटा एक्सेस करने के लिए हम कम्युनिकेशन लिंक्स के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से या और जो वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं उनके ज़रिए से हम इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हमने डेटाबेस के ज़रिए से हासिल किया है वो है डाटा इंटीग्रिटी, मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। कि डाटा के अंदर, डेटाबेस में जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो रिलायबल भी होता है और एक्यूरेट भी होता है। इफ डाटा आइटम स्टोर्ड इन सेवरल फाइल्स, डाटा अगर हमने सेवरल फाइल्स में स्टोर किया हुआ है तो हमें डेटाबेस के जरिए से हम उसको आसानी से अपडेट, उन फाइल्स को हम कर सकते हैं और डाटा आइटम हम चेंज कर सकते हैं। डेटाबेस ओनली वन कॉपी इज केप्ट, मोर कंसिस्टेंट डाटा। डाटा में कंसिस्टेंसी होगी। इंटीग्रिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सर्टेन कॉन्स्टेंट्स, यानी ये जो इंटीग्रिटी है ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, कंसिस्टेंसी रूल्स, चेक द डाटा बिफोर स्टोरिंग। अब ये नहीं है कि एक शख्स का डाटा जो है वो 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा स्टोर हो जाए। अब अगर फर्ज किया मैं एक स्टूडेंट डेटाबेस की बात करता हूं तो डाटा इंटीग्रिटी क्या है? डाटा इंटीग्रिटी ये इंश्योर करती है कि आप एक रोल नंबर जो एक स्टूडेंट को असाइन कर दिया है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स को असाइन ना हो। फाइल सिस्टम में ये काम करना इंतहाई मुश्किल था, जबकि डेटाबेस में ये काम करना आसान है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम चेक लगा सकते हैं, उसमें रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स को हम सेट कर सकते हैं कि ये जनाब ये रोल नंबर, ये डाटा जो एक बार एंट्री हो जाए तो ये दोबारा इंटर ना हो सके। और ये कॉन्स्टेंट्स हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेसन में हम इनको भी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। रूल्स अप्लाइड टू डेटाबेस टू इंटर करेक्ट डाटा। अब फर्ज किया किसी चीज की कीमत, यानी एक हम डिपार्टमेंटल स्टोर का डेटाबेस बना रहे हैं, तो क्या ख्याल है कि वहां पर जो डाटा है अब किसी चीज की कीमत माइनस में डाल दी जाए तो किसी भी चीज की जो कीमत है वो नेगेटिव
नहीं होती। ऐसे ही हम इनकरेक्ट डाटा क्या है कि किसी की हम डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं। अब डेट ऑफ बर्थ जो करंट डेट है उसकी बजाय आने वाले जो महीने हैं उसकी डेट डाल दी जाए। तो डेट ऑफ बर्थ या तो करंट डेट से पहले की हो सकती है या करंट डेट हो सकती है। आने वाली डेट जो है वो डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकती। लिहाजा हम डेटाबेस की मदद से इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रिटी थी कि डेटाबेस ने हमें ये सहूलत दे दी कि ये चीजें आप डेटाबेस में सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से आप डेटाबेस में इंटीग्रिटी को कायम कर सकते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस, फाइल बेस्ड सिस्टम जो थे उसमें जो डेटा स्टोर किया जा रहा था फाइल में, और फिर उस डेटा को एक्सेस करने के लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाए जाते थे वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। डेटा डिपेंडेंट अपॉन द डेटा फाइल्स एंड वाइस वर्सा। अब ये प्रोग्राम फाइल्स में अगर कोई तब्दीली करना मकसूद होती तो उसके साथ साथ डेटा फाइल्स को भी मॉडिफाई करने की जरूरत, उसके स्ट्रक्चर को भी बदलने की जरूरत थी। इसी तरह से अगर डेटा फाइल्स में कोई मॉडिफिकेशन करना मकसूद होती तो उसके लिए जो प्रोग्राम फाइल्स थी, एप्लीकेशन फाइल्स थी, उन्हें भी तब्दील करना पड़ता था। जबकि डेटाबेस सिस्टम में इस खामी को दूर कर दिया। सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेपरेट हैं, अलहदा हैं। तो यूजर कैन इजीली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस का अगर हम स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी मॉडिफाई करें। यानी एप्लीकेशन को, प्रोग्राम्स को मॉडिफाई किए बगैर हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हैं उनके स्ट्रक्चर को, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो ये 3 डेटाबेस के बड़े अचीवमेंट्स, बड़े ऑब्जेक्टिव्स जो हमने हासिल किए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता चलूं कि आगे हमने एक और टॉपिक पढ़ना है जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक बड़ी गलती करते हैं जब उनको पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है, तो वो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर नहीं करते और ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस में ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिख देते हैं। और जब ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस लिख देते हैं। तो पेपर को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना जरूरी होता है और उसको समझने के बाद आंसर उसका आप दें तो फिर आप बेहतर मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेसन यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा, लेकिन इसमें अगर कोई बात आपको क्लियर ना हो, कोई बात आपको समझ ना आए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट्स कर सकते हैं। आपको वहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और चैनल पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।